हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं ग्रुप डी का जो 27 नवंबर 2025 से एग्ज़ाम होने वाली है उसी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर साइंस में फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सवाल बनता है उसी का महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं। इसमें हम लोग 60 से 65 सवाल देखेंगे और एक ही वीडियो में मर्ज करके सारे चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर न्यूमेरिकल का बनता है वो सारे सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग चैप्टर वाइज जो है ना, हर चैप्टर से लगभग 3 से 4 सवाल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है उसी के आधार पे हम लोग बने देखेंगे। और जितने भी चैप्टर है जैसे मान के चलिए अभी हम लोग वर्क शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पावर देखेंगे, उसके बाद एनर्जी, उसके बाद मास, फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ठीक है, और हीट, यहाँ तक वेव, साउंड, ठीक है, लाइट देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद लेंस देखेंगे, उसके बाद मिरर देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर चैप्टर वाइज जो है ना 4 से 5 सवाल आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, एक ही सवाल में वो सारे सवाल आपके सामने, एक ही वीडियो में सारे सवाल आपके सामने वो प्रस्तुत हो जाएगी जो जहाँ तक आपको ग्रुप डी में चाहिए ही चाहिए। और इसी से सवाल बनेगी, इसी फॉर्मूलाज के आधार पर बनेगी। सवाल यही रहेगी या इससे संबंधित कुछ चेंजेज रहेगी, लेकिन सवाल ऐसे ही बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग वर्क से संबंधित सवाल देखे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। यहाँ देखिए, पहला सवाल है, यहाँ बोल रहा है कि 50 न्यूटन जो है एक बल पर एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है वह क्या होगा। यहाँ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए ये चीज़ ग्रुप डी जो है ना 3 दिसंबर 2018 को पूछा है सवाल, और तीसरा शिफ्ट में ये सवाल पूछा है, ठीक है। तो ये जो है ना सारे आपको किसी न किसी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को उठा के लेके आया हूँ और उसी को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 50 न्यूटन मतलब आपका फोर्स लगा, यानी फोर्स बराबर क्या है आपका 50 न्यूटन। तो F बराबर क्या लिखेंगे, 50 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जो 10 मीटर तक विस्थापित हो रही है, ठीक है। तो विस्थापन जो है वह विस्थापित कितना हो रही है, 10 न्यूटन, ठीक है। 10 मीटर आपका विस्थापित हो रही है, ठीक है। हमको पूछ रहा है कार्य, यानी बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य यानी वर्क बराबर क्या होती है, याद रखना है। तो वर्क बराबर होती है F गुना S होती है ना, F गुना S। F का मान आपका दे दिया है कितना, फोर्स 50 है। S यानी डिस्टेंस कितना है, वह आपकी 10 मीटर है। तो ये दोनों का गुना होगा यानी 500। और कार्य की ऐसा ही मात्रा क्या होती है, जूल। तो 500 जूल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूल, बहुत ईजी वे में और बहुत ही आसानी तरीके से देखे। यहाँ पर दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है और इसके द्वारा सामान पर जो उठाया गया हो उस पर काम की गणना करना है, जो कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, ठीक है। ग्रुप डी जो है ना 5/10/2018 को तीसरे शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। तो कैसे बनेगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि कार्य ढूंढना है। कार्य मतलब कार्य बराबर यहाँ होती है, अगर कार्य बराबर किलोग्राम के आधार पे ऊंचाई दे दिया तो उसका फॉर्मूला अलग होती है, क्या होती है, mgh, याद रखना है। अगर ग्रेविटी के आधार पे देखा जाए और कार्य पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है mgh, यानी m यानी मास। मास मेरे पास दे दिया है 10 किलोग्राम, ठीक है। ग्रेविटी का माप दे दिया है यहाँ पर देखिए 10, तो उसका भी 10 लिखेंगे। h यानी ऊंचाई कितना था, 1.1 है ना। अब पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब ये 0 कटेगा, मतलब 11 और 10 यानी 110। और कार्य का ऐसा ही मतलब होती है जूल, तो 110 जूल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था, ठीक है। 2018 में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल जो है ना वह 7 न्यूटन है। तो बोल रहा है विस्थापित ज्ञात करना है, मतलब S याद हम लोग को, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक है। ग्रुप डी 8/10/2018 को तीसरे शिफ्ट में सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ देखेंगे, सबसे पहले जो कार्य जो दिया गया है वह हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो W बराबर क्या लिखेंगे, 56 जूल दे दिया ये, ठीक है। उसके बाद F यानी फोर्स जो हम मेरा दे दिया है वह कितना है, 7 न्यूटन, ये भी दे दिया है। निकालना हम लोग को क्या है, S यानी डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या होती है, W = FS, ठीक है। यही होती है F गुना S। हम लोग को S निकालना है तो S इधर रहेगा,
इजिकल टू W इधर है ये है, और F S के साथ गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। W कितना है तो 56 है ना, और F मेरे पास कितना है तो याद रखना 7, तो 7 से इसको काटेंगे तो 8 हो गया। निकालना क्या था, S निकालना था, तो S यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 मीटर में होती है, यानी 8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल के साथ 4 मीटर चलता है तो उसका द्वारा किया गया कार्य। देखिए बहुत ही शानदार, जितने भी कार्य से संबंधित वो सारे सवाल इसी से संबंधित सवाल बनेंगे, इसी से बनेंगे या तो इसी से रिलेटेड बनेंगे। प्लीज़ बने रहिएगा, अंतर बहुत ज़्यादा एकदम जो है ना एक निचोड़ के सवाल लेके आया हूँ, और हर चैप्टर वाइज ऐसे ही सवाल लेके आया हूँ। ये देखिए 12 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा है ग्रुप डी में एग्जाम में। तो यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे क्या बोल रहा है कि 12 न्यूटन, यानी F बराबर दे दिया है 12, F बराबर मेरे पास दे दिया है 12, उसके बाद 4 मीटर चल दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरे पास दे दिया है कितना तो 4 मीटर, तो S बराबर क्या लिखेंगे 4। मेरे पास कार्य निकालने बोल रहा है, तो कार्य बराबर क्या होती है F गुना S यानी 12 गुना 4, तो 12 गुना 4 यानी 12 चौक 48, और कार्य कैसा है मात्रक जूल यानी 48 जूल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला चैप्टर हम लोग आते हैं पावर का। देखिए पावर से संबंधित अब हम लोग जितने भी 4-5 सवाल हैं वो सारे रिलेटेड जो पूछा गया सवाल है वो सारे सवाल देखते हैं। देखिए तो पहला सवाल यहाँ बोल रहा है कि 80 किलोग्राम की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने आवश्यक हेतु औसत जो शक्ति है यानी पावर है वह ज्ञात करनी है, जिसमें जी का मान दे दिया है 10। बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल है। ठीक है, देखिए 80 किलोग्राम जो है वह दे दिया गया है, मतलब m किलोग्राम है, यानी मास दे दिया है मेरे पास कितना 80 किलोग्राम, यानी m बराबर कितना लिखेंगे 80 किलोग्राम, है ना। उसके बाद यहाँ 40 मीटर दे दिया है, यानी 40 मीटर जो दिया गया है वह क्या है तो याद रखना ये 40 मीटर जो है ना वह ऊंचाई हो गया है ना, यानी h बराबर मेरे पास दे दिया है 40 मीटर। ठीक है, और उसके बाद 50 जो दिया गया है वह मेरे पास टाइम दे दिया है, यानी टाइम मेरे पास दे दिया है 50 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो जी का मान दे दिया है वह मान दे दिया है 10। बस ऐसे ही हमेशा बनाना है। ठीक है, सबका मान जो भी दे दिया है वह, अब इसी के आधार पे फॉर्मूला बैठाना है। तो पावर यानी P इक्वल टू क्या होती है, तो पावर बराबर होती है mgh बाई टाइम। अगर हम mgh को टाइम से भाग दे देंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा पावर निकलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले m का मान क्या था 80, तो ऊपर में लिखेंगे 80, g का मान 10 था, h का मान 40 था, सारे बैठा देना है, और नीचे बैठाएंगे आपका टाइम यानी 50। ठीक है, ये एक जीरो कटेगा, 5 8 40 होती है, 8 8 16, अरे गो 8 8 64, अरे गो जीरो यानी 640, और जो कि पावर कैसे है मतलब जूल पर सेकंड होती है ना, तो 640 जो है वह जूल पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 जो है 9/2018 को तीसरे शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो 640 जूल पर सेकंड राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ क्या बोल रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है, और मान लीजिए जी का मान 10 जो है वह मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, फिर हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है शक्ति यानी mgh/t, यानी सारा हम लोग को m पहले चाहिए, तो m मेरे पास कितना दिया गया है 50 किलोग्राम दिया है ना, 50 किलोग्राम m मेरे पास दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर g मेरे पास दे दिया है कितना 10 न्यूटन। ठीक है, h मेरे पास दे दिया है, अब h हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो h जो हम लोग को दिया गया है वह निकालना है 16 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई, और टोटल सीढ़ी जो है वह कितना है 45, तो दोनों को गुना कर देंगे टोटल ऊंचाई हो जाएगा। तो 16 5 80 के जीरो हाथ में बचा 8, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 8। ठीक है, यह 43 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है ना,
अच्छा 45 है, तो 16 5 80 हो जाएगा, और 16 चौक 64 और 64, तो और 8 हो गया 72, यानी 720। ठीक है, सारे का निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, अब हम लोग को निकालना है पावर। तो पावर बराबर क्या होती है, mgh/t। तो m मेरे पास कितना है 50, g मेरे पास कितना है 10, है ना, और h मेरे पास कितना है 720, और t मेरे पास कितना है टाइम, जो कि कितना था 10 सेकंड, तो 10 से लिखेंगे। ये 1 2 0, ये 2 0 कटेगा। 72 5 है, कितना होती है 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 7 5 35 और 1 36। ठीक है, और यहाँ 2 0। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि इसको पावर को निकालना है, तो पावर जो है वह जूल में होगी, है ना। तो ये जो है आपका 2 0 यहाँ पर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपका सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में बदलना है, तो 2 0 से भाग देना है, ये 2 0 ये 2 0। तो फाइनली क्या बचेगा 360 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23/10/2018 को दूसरे शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा है ये सवाल। समझ में सवाल बोल रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। मस्त सवाल है। यानी हमको फिर यहाँ हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 160 वाट की, यानी पावर दे दिया है मेरे पास कितना 160 पावर दे दिया। भार जो है वह 40 न्यूटन, यानी भार जो है वह m बराबर कितना है 40 न्यूटन, तो m बराबर 40 लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है टाइमिंग, यानी t बराबर मेरे पास दे दिया है 20 सेकंड, तो 20 लिखेंगे यहाँ। वह ऊंचाई कितना पहुंच रहा है, यानी हाइट पूछ रहा है, तो हाइट बराबर h। ठीक है, अब फिर वहाँ पावर बराबर निकालेंगे, तो पावर बराबर mgh/t। m मेरे पास कितना है 40 गुना h मेरे पास कितना है नहीं पता, t मेरे पास कितना है mgh, g मेरे पास कितना है 10/t का मान 20, और पावर का मान कितना दे दिया 160, यानी इसके जगह हम कितना लिखेंगे 160 लिखेंगे। p की जगह मान दे दिया है 160, तो डायरेक्ट उसकी जगह कितना लिखेंगे 160। तो ये 40 4 4 16 160 हो जाएगा, है ना। ये 4 दूनी 8 80 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा h गुना 10। h बराबर फाइनली कितना निकलेगा, ये 0 कटेगा, तो h बराबर 8 मीटर। 8 मीटर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा सवाल है। अगला चैप्टर आते हैं एनर्जी। एनर्जी से संबंधित 4 से 5 सवाल देखेंगे फिर। तो पहला सवाल एनर्जी का बोल रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 किलोग्राम द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होती है, हाफ mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर यही होती है। तो हाफ का हाफ लिखेंगे, m यानी मास मेरे पास दे दिया कितना 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम लिखेंगे, और v का स्क्वायर यानी वेलोसिटी जो दिया है वह 30 मीटर पर सेकंड है, और उसी का स्क्वायर करना है, यानी 30 गुना 30 लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे स्क्वायर में ना। 2 ये कट जाएगा, 3 3 9 और 2 0, यानी 900। और हम लोग निकाल रहे थे क्या एनर्जी निकाल रहे ना, काइनेटिक एनर्जी, जिसका सही मात्रक जूल होती है, यानी 900 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 900 जूल राइट आंसर हो जाएगा। 4/10/2018 सेकंड शिफ्ट 2018 को ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है सवाल। एनर्जी का सवाल बोल रहा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यानी मेरे पास जो है m दे दिया है कितना 12 kg। ठीक है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा जो है ना वह दे दिया है कितना 600 जूल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe का मान दे दिया है कितना 600 जूल। ठीक है, उसके बाद वस्तु की भूतल की ऊंचाई कितनी होगी, यानी हाइट हमको निकालना है, जी का मान भी 10 दे दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe का मान बराबर क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है 600 इजिकल टू m का मान दे दिया है 12, g का मान दे दिया है 10, हाइट का मान निकालना है तो हाइट का h लिखेंगे। ठीक है,
ये एक जीरो कटेगा, 12 पाँचे 60, यानी h बराबर कितना निकलेगा 5। ऊंचाई में मीटर होती है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। 22/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है सवाल। आते हैं अगला सवाल, बोल रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करना है, जो कि जी का मान 9.8 दे दिया है। जब तक 9.8 जी का मान लिखा नहीं रहेगा तब तक 9.8 नहीं लेना है, हमेशा 10 ही लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ 9.8 लिखा हुआ तो 9.8 ही लेनी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ऊंचाई जब भी दे दिया इसे और द्रव्यमान रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होती है, तो mgh, ठीक है। अब mgh इसका मान निकालना है, तो m मेरे पास कितना है 10 किलोग्राम, तो 10 निकालना। g का मान 9.8 तो लिखेंगे 9.8 इंटू h का मान यहाँ दे दिया है 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे, यानी इसको और इसको गुना करेंगे तो 0.1 और 0 हट जाएगा, यानी 98 बचेगा गुना 6, 8 6 48, 4 बचेगा, 6 9 54 और 4 58 यानी 588। और यहाँ पूछ क्या रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा यानी जूल, तो 588 जूल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31/10/2018 को दूसरे शिफ्ट 2000 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है ये सवाल। लोग आते हैं अगला सवाल, बोल रहा है कि 30 किलोग्राम, क्या बोल रहा है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया गया तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा ज्ञात करनी है। गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर, यही होती है ना। तो हाफ का हाफ लिखेंगे आधा, m यानी 30 किलोग्राम तो 30 लिखेंगे, v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। ये अगर हम काटेंगे 15 बार में और 2 को 0 उधर हो गया तो 1500 हो गया, 1500 हो गया ना। पूछ रहा था एनर्जी यानी जूल, तो 1500 जूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी 2018 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला चैप्टर फोर्स से संबंधित लगभग 5 सवाल हम लोग फिर देखेंगे। पहला सवाल फोर्स का बोल रहा है कि एक वस्तु 20 न्यूटन पर बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी गणना करनी है, ठीक है। मस्त सवाल है। तो सबसे पहले फोर्स यानी फोर्स का जो मान दे दिया है वह कितना है 20 न्यूटन, F बराबर 20 न्यूटन निकालिए। अब यानी हम लोग को द्रव्यमान निकालना है तो M तो नहीं दिया है, यानी M का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दे दिया है त्वरण, यानी A का मान यहाँ पर दे दिया कितना, A का मान है आपका 2, ठीक है। तो फॉर्मूला फोर्स बराबर क्या होती है, F = ma। F का मान दे दिया है 20 को 20 लिखेंगे, M का मान नहीं पता तो M का मान M ही रखना है, इंटू A का मान 2 रखना है। तो M का मान कितना हो जाएगा 10, जो कि 2 से कटेगा 10 हो जाएगा। और M द्रव्यमान उसका ऐसा है मतलब किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। 28 नवंबर 2018 को ग्रुप डी के एग्जाम पे पहला शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। चलिए संबंधित दूसरा सवाल यहाँ बोल रहा है 100 किलोग्राम जो द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित हो रही है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना ज्ञात करना है। मस्त सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि हम लोग को दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया है, M दे दिया है यानी 100 किलोग्राम, M मेरे पास दे दिया है 100 किलोग्राम, ठीक है। प्रारंभिक वेग जो है ना यानी U बराबर मेरे पास दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम ये वेग यानी V बराबर दे दिया है मेरे पास 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
टाइम मेरे पास कितना है 5 सेकेंड। अब हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स, यानी F बराबर होती है क्या, m गुना a। ठीक है, फादर इजकल टू माँ, तो फादर इजकल टू माँ अगर है यानी फादर F इजकल टू एम ए। अब m जो है ना, m का मान यहाँ दे दिया है 100। ठीक है, अब a का मान, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, यानी a बराबर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, यानी a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी। अब आप बोलिएगा v माइनस यू बाई टी हम कैसे जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ u का मान दिया, v का मान दे दिया, t का मान दे दिया, तो a का मान नहीं दिया, तो पहले a का मान निकालेंगे v माइनस यू बाई टी से। फिर यहाँ लिखेंगे 100 का मान 100 रहेगा, v मेरे पास कितना है 15 माइनस u मेरे पास कितना है 5 बटे t का मान मेरे पास कितना है 5। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ 100 का 100 हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा 15 में 5 यानी 10 बटे 2 यानी 2 गुना, तो 2 गुना 100 200। हम लोग पूछ क्या रहा था यहाँ पर, फोर्स यानी बल यानी न्यूटन, ऐसा ही मतलब न्यूटन होती ना, तो 200 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2018 को दूसरे शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। आते हैं अगला सवाल, फोर्स से संबंधित सवाल है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न किए गए त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी फिर वही लिखेंगे फादर इजकल टू माँ, F इजकल टू एम ए। ठीक है, F का मान दे दिया है जो कि F का 100 न्यूटन था, तो यानी यहाँ लिखेंगे 100। ठीक है, M का मान दे दिया है यानी मास 50 किलोग्राम, तो 50 लिखेंगे। A का मान नहीं पता तो A का मान नहीं लिखेंगे, तो 50 इधर 100 दो बार भी कटेगा, यानी एक्सेलरेशन कितना निकलेगा 2, तो 2। और त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 2 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड को अगर गुना करेंगे 100 से ऊपर s को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस यानी 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 2018 को पहला शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल। कहते हैं अगला सवाल, फोर्स से संबंधित बोल रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देती है, तो बल का मान, यानी फिर वही पूछ रहा है F इजकल टू एम ए। अब M और A का मान यहाँ क्या लिखेंगे, V माइनस यू बाई टी, क्योंकि V और U अंतिम और प्रारंभिक वेग भी दिया है। M का मान दे दिया है 5 किलोग्राम, तो 5 लिखेंगे। V का मान यहाँ पर अंतिम वेग कितना है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 माइनस प्रारंभिक वेग मेरे पास कितना है 6, तो यहाँ रखेंगे 6 बटे टाइम कितना है मेरे पास 2 सेकंड, तो यहाँ रखेंगे 2। बस यही तो याद करनी, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 8 में 2 गए तो 2, इधर 2 यानी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5। और फोर्स कैसा है मतलब न्यूटन, यानी 5 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 28 अक्टूबर सितंबर है, 28 सितंबर यानी 2018 को पहला शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है सवाल। क्या आया हूँ वो सारे सवाल 2018 में पूछा है, ये याद रखना। ठीक है, और सवाल इसी से बनेंगे, सवाल तो नया आता नहीं है, इसी से बनेगी, इसी से रिलेटेड बनेगी, कंफर्म है, प्लीज़ बने रहिएगा। लीनियर मोमेंटम जो अगला आपका चैप्टर है उससे संबंधित सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का 10 जूल जो है ना वह गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है, तो वेग निकालना है, संवेग या वेग जो भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का जिक्र किया गया है, यानी हाफ mv का स्क्वायर, यही पूछा है। और इसका मान दे दिया कितना 10 जूल, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 10। हाफ का हाफ लिखेंगे, m यानी जो m दिया गया है वह ग्राम में दिया है, याद रखना, हमेशा किलोग्राम में रखेंगे उसको। तो अगर 200 ग्राम है तो इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, 2 को 0 एगो हटेगा तो यहाँ पॉइंट। ठीक है, या 2/10 भी लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान कितना हो गया 2/10।
वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, वेग हम लोग को निकालना है। तो वेग v स्क्वायर इक्वल टू कितना इधर हो जाएगा, इधर 10 है ना। वेग यानी v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 इधर 100 हो जाएगा, और ये दो कट जाएगा, यानी v इक्वल टू कितना बचेगा, 10। ठीक है। अब आगे बोल रहा है संवेग। संवेग इक्वल टू क्या होती है, द्रव्यमान गुना वेग, p इक्वल टू mv होती है ना, p इक्वल टू mv। तो m मेरे पास कितना निकला है, तो m मेरे पास निकला है 2/10, और v अभी हम लोग निकाले कितना, 10। ये 10 कटेगा, बचेगा सिर्फ 2। और संवेग कैसे मात्रा क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड याद रखना है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यानी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 26/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट के ग्रुप डी एग्जाम में ये पूछा है सवाल। ठीक है, चलिए ने लीनियर मोमेंटम से अगला सवाल बोल रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड की नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग यानी p इक्वल टू mv होती है। ठीक है, p इक्वल टू mv होती है। m मेरे पास दे दिया कितना, तो m मेरे पास दे दिया है कितना, 50 है, तो 50 किलोग्राम लिखेंगे, हमेशा किलोग्राम में लिखना है। v यानी जो वेग है वह हम लोग को ज्ञात करना है, वो हमेशा मीटर पर सेकेंड में रहेगी, है ना। तो m भी यानी इसका मान दे दिया है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, यानी 6×5 = 30 और 0 यानी 300। और मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है, तो इसका जो संवेग कैसे मात्रा क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नवंबर 2018 को पहला शिफ्ट में ये ग्रुप डी के नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम और वेग जो है ना वह 60 मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग फिर वही p इक्वल टू mv। m मेरे पास दे दिया है 85, ठीक है, इंटू 60 वेग यानी 60 ये दे दिया। अब इसको गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 6 5 30, 3 बचेगा, 8 6 48, 49 50 51, यानी 5100 किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है। चलिए अगला चैप्टर हम लोग आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इससे संबंधित बोल रहा है कि 3 किलोग्राम कि एक पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षितिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्टल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग 9-10 में पढ़े थे, उसका मतलब क्या था, mv यानी गोली का द्रव्यमान गोली का वेग इज इक्वल टू mv यानी बंदूक का द्रव्यमान बंदूक का वेग। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, पिस्टल का वेग, हमको पिस्टल का वेग यानी v यही है। ठीक है, अब v ये है, यानी v ये बड़ा वाला पिस्टल वाला ये है ना, ये तो गोली वाला है, तो पिस्टल बड़ा v, तो mv बटे ये बड़ा m यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि v का मान हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पर m जो दिया गया है वह कितना है, तो m यहाँ पर दे दिया गया 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम जो है वह नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि वह पिस्टल का जो है ना मास था, तो नीचे पिस्टल का मास। गोली का मास कितना है, तो 20 ग्राम, 20 ग्राम यानी 20 बटे ग्राम को 1000 से भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे 20 और 1000 नीचे लिखना है, इंटू, ठीक है, फिर है v ऊपर में, तो v यानी 150, उसको फाइनली 150 ही लिखना है, इजिकल टू क्या निकलेगा, v बड़ा v यानी पिस्टल का वेग। तो ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, 20 5 100, 5 3 15 और ये 3 एकम 3 एक बार में कट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर एक का मान 1 हो जाएगा जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि प्रतिघाती वेग है इसलिए माइनस में आएगी, यानी -1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 5/10/2018 को पहला शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी सवाल बना है। लोग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। अगला सवाल बोल रहा है 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड की वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी माइनस आएगा आंसर। तो फिर वही निकालेंगे, एम भी बराबर बड़ा एम गुना बड़ा भी। समझ गए ये क्या फॉर्मूला है? छोटा एम यानी जो गोली है उसका द्रव्यमान, छोटा भी यानी गोली का जो है ना गोली, ठीक है, बंदूक के अंदर गोली रहता है ना, उसका वेग, और यहाँ बड़ा एम यानी पिस्टल का द्रव्यमान, और ये बड़ा भी यानी जो बड़ा जो भी है उसका वेग। ठीक है, जो बंदूक है ना उसका वेग, जो पीछे हटता है ना, मारने के टाइम पीछे घसकता है, उसी का वेग। ये समझ गए, उसी का फॉर्मूला है। अब आगे सब सारा जगह बैठाते जाएंगे। यहाँ जैसे 2 किलोग्राम जो है एक पिस्तल का वेग है, तो 2 किलोग्राम इसकी जगह एम की जगह क्या लिखेंगे? 2 किलोग्राम। अब ये कितना? 150 मीटर प्रति वेग से, पिस्टल से 150 मीटर प्रति वेग के साथ, यानी ये जो 150 मीटर प्रति सेकंड है ना, वह गोली का बता रहा है, यानी गोली की जगह लिखेंगे 150 इंटू 30 ग्राम की एक गोली, यानी 30 ग्राम यहाँ लिखेंगे 30, और ग्राम है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, हमेशा ये किलोग्राम में आएगा। तो ये क्षितिज ऊपर चला रहा है, तो पिस्टल कितना वेग से पीछे हटेगा, यानी वही भी बराबर वाट, यानी भी की जगह भी लिखेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए 1 0 ऊपर में 2 0, नीचे 2 0 खत्म। ठीक है, 5 2 बार में जाएगा, 5 यहाँ 3 बार में जाएगा, ऊपर में हो गया 3 3 9, और ये नीचे हो गया 2 2 4, बराबर कितना हो गया? भी। 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 8 हो गया, 1 बचेगा 10, यानी फिर 4 2 8, फिर 2 बचेगा 20, 4 5 20, यानी 2.25, जो कि एक प्रतिक्षिप्त वेग था, यानी पीछे की ओर घिसकेगा ना बंदूक चलाते समय, यानी माइनस में आएगा आंसर। तो वेलोसिटी यानी वेग जो है ना वह कितना निकलेगा? -2.25 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, मीटर प्रति सेकंड वेग का। तो यानी यार राइट आंसर हो जाएगा -2.25, यानी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 5/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक्सेलरेशन यानी त्वरण से संबंधित जितने भी 4-5 सवाल है वो सारे सवाल देखते हैं। बोला स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, स्थिर अवस्था में यानी त्वरण हम लोग को ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या होती है? V - U/T, यही होती है ना। A क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, V क्या है? वेलोसिटी जो कि अंतिम वेग है, U क्या है? प्रारंभिक वेग, T क्या है? टाइम। अब यहाँ देखना है कि मेरे पास अगर हम त्वरण निकालना है तो V - U, यानी भी अगर मेरे पास यहाँ दे रहा है कि 20 मीटर की अंतिम वेग के साथ जा रहा है, यानी अंतिम वेग मेरे पास दे दिया है 20, माइनस बोला स्थिर अवस्था या स्टार्ट हुए या शुरुआत हुए, ऐसे शब्द किसी भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो हमेशा याद रखना U बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। बटे टाइम कितना है? तो 10 सेकंड, तो 10 लिखेंगे। तो 10 दूनी 20 यानी 2, क्या बचेगा? एक्सेलरेशन बच। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, ये होती है त्वरण का ऐसा ही मात्रा। तो मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड अगर हम 2 मीटर प्रति सेकंड को सेकंड ऊपर ले जाएंगे तो -2 ये हो जाएगा, ये प्रति सेकंड स्क्वायर होती है तो -2 ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा ये ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट है त्वरण से संबंधित अगला सवाल। बोल रहा है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल की त्वरण ज्ञात करना है।
साइकिल की त्वरण, यानी मेरे पास टाइम दे दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर दे दिया है कितना, देखना यहाँ पर हमको खुद पकड़ना पड़ेगा। बोल रहा है अचल स्थिति से शुरू होकर, फिर अभी हम जस्ट क्या बोले कि कोई भी वेग अगर शुरू हो रही है, प्रारंभिक हो रही है ना, स्थिर से शुरू हो रही है, ऐसे अगर लिखा रहेगा तो यानी u बराबर 0 मान लेना है। और अंतिम वेग यानी v बराबर कितना है, अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकंड यानी 60 लिखेंगे। हम लोग को निकालना है क्या, एक्सेलरेशन यानी a, त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे, मतलब v माइनस यू यानी 60 माइनस u यानी 0 बटे t यानी 30, यानी 60 बटे 30 यानी 2, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर स्क्वायर जो है माइनस में 2 हो जाएगा क्योंकि वह गुना में s ऊपर चल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 दिसंबर 2018 को पहला शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से त्वरित हो रही है। तो कार का त्वरण यहाँ ज्ञात करना होगा। मस्त सवाल पूछा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ नोटिस करना पड़ेगा, एक तो यहाँ सेकंड दिया है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को क्यों ना हम लोग छोटा कर लेंगे, तो अगर हम 18 को छोटा करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, यानी ये 18 ये 18 कटेगा तो 5 बच गया। 72 को छोटा करेंगे तो 72 को भी छोटा करने के लिए वही फॉर्मूला 5/18, 18 चौक 5 चौक 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण निकालना यानी a बराबर v माइनस यू बटे टी। v यानी अंतिम वेग जो पूछा है 72 वाला, वो मीटर प्रति सेकंड में कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। माइनस u जो कि 18 था, वह मीटर प्रति सेकंड में कितना निकला 5, तो 5 लिखेंगे। बटे t जो कि टाइम 5 सेकंड दे दिया, यानी ऊपर में रहेगा 15 बटे ये 5, यानी 5 से इसको काटेंगे तो 3, यानी मीटर सेकंड माइनस 2, यानी 3 मीटर माइनस स्क्वायर में 2 में राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27/9/2018 को पहला शिफ्ट में ये सवाल पूछा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की, बस वही सवाल पूछा है तो वही हम लोग आसानी से बनाएंगे। ठीक है, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, 72 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो उसको पहले छोटा करना था। तो 72 वाला कितना निकला था 20, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 माइनस यू, ये 18, इसको छोटा करेंगे तो ये भी 18, ये 5 बचेगा, बटे टी यानी 10 सेकंड, यानी इसको काटेंगे तो ये 15 बटे 10, यानी कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 8/10/2018 को सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है ये सवाल। चलिए अगला जो चैप्टर है वह मोशन, गति से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए गति का सवाल ये क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगा। मोशन यानी गति से संबंधित सवाल है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या दिया है वो सवाल मतलब उतार लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रारंभिक वेग 20 सेकंड से, यानी टाइम मेरे पास दे दिया है 20 सेकंड। देखना कितना आसानी से बनेगा। ठीक है, टाइम मेरे पास दे दिया है 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद एक कार प्रारंभिक स्थिति से शुरू हो रही है, यानी हम जस्ट बताए थे शुरू हो रही है, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 0। 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 144 को हम लोग को फिर वहाँ पर क्या करना है, तो अंतिम वेग मेरे पास 144 है ना। 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, यानी v बराबर 144। तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले छोटा करना है, यानी 5/18 घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा।
ठीक है। तो 18 के बार में कटेगा, 8 बार में, 8 8 64, हाथ में 6, 8 1 8 6 14, तो 8 5 40 हो गया। यानी अंतिम वेग मेरे पास कितना निकला, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 40 मीटर प्रति, ये छोटा हो गया ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए टी है मेरे पास, यू है, भी है, हम लोग को निकालना है दूरी यानी एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो गो फॉर्मूला होती है। एस का फॉर्मूला क्या होती है, एस यानी दूरी बराबर होती है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही होती है। यू है, टी है, लेकिन ए नहीं है, तो पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। ए का फॉर्मूला क्या होती है, भी इजकल टू यू प्लस ए टी, गति का पहला नियम, भी इजकल टू यू प्लस ए टी, पहला नियम। भी मेरे पास अभी निकाले कितना है, 40, तो 40 रखेंगे इजकल टू यू, मेरे पास जो शुरुआत अगर लिखा हुआ है तो 0 रहेगा, प्लस ए मेरे पास निकालना है, टी मेरे पास दे दिया है 20, तो 20 रहेगा, इधर तो ख़त्म ही हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 दूनी, यानी ए बराबर कितना निकलेगा, 2, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस यानी दूरी। तो u मेरे पास 0 है, टाइम जो भी है u के साथ 0 के साथ गुना होगा तो वह 0 ही हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। बचेगा हाफ गुना ए अभी जो निकला ना 2, वही लिखना है 2, और t का मान मेरे पास कितना है, ठीक है इधर लिखते हैं, हाफ गुना ए जो निकला 2, और t यानी मेरे पास कितना 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, ये दो कटेगा, बचेगा 20। लेकिन ये जो है ना टी का स्क्वायर में है, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 20 गुना 20 400, और हम लोग डिस्टेंस लिए यानी मीटर है ना, दूरी कैसे मतलब मीटर हो, तो 400 मीटर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ज़बरदस्त सवाल था ये, देखिए 24/10/2018 को सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है, मस्त सवाल था। चलिए अगला सवाल आसन से संबंधित दूसरा बोल रहा है कि विराम अवस्था से शुरू, विराम अवस्था बोल दिया तो मतलब u बराबर 0, बेहिचक लिख देना। शुरू होने के बाद एक नाव जो है सीधी रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 मीटर पर सेकंड दे दिया है, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से, यानी a बराबर दे दिया है 3 मीटर, टाइम दिया है ना, टाइम मेरे पास 8 सेकंड हो रहा है। इस समय जो है तय की गई दूरी यानी s बराबर निकालना है। तो s बराबर क्या होती है, अभी जस्ट हम लोग बताए थे फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, होगी ना। अब u मेरे पास 0 है, तो t कितनों भी रखे 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इसको हमको लोग लिखना जरूरी नहीं है। फिर डायरेक्ट लिखेंगे हाफ गुना a, मेरे पास कितना है 3, t मेरे पास कितना है 8, और इसी का स्क्वायर यानी 64। 2 से इसको गुना करेंगे तो 32 बार में, और 32 तिया कितना होती है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 यानी 96, और डिस्टेंस की ऐसा मतलब मीटर होती है, यानी 96 मीटर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, 96 मीटर। 23/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में ये पूछा है सवाल। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वस्तु की बिंदु स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो रही है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या हो जाएगा, गति हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एक वस्तु बिंदु स्थिति से शुरू होकर, आरंभ होकर, शुरू होकर, प्रारंभ होकर, यानी क्या u इजकल टू 0, जब भी ऐसे रहेगा हमेशा याद रखना है। ठीक है, 4 मीटर प्रति वेग से, है ना, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड वही, अच्छा त्वरण से, यानी a बराबर मेरे पास दे दिया है 4,
स्थानांतरित हो रही है, एक जगह से दूसरा जगह जा रही है। तो 8 सेकंड के बाद, यानी टाइम मेरे पास दे दिया है 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद वह बोल रही है कितनी गति होगी, यानी v बराबर हम लोग को पूछ रहा है क्या। तो गति का पहला नियम यही चारों से संबंधित है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u मेरे पास 0 है तो 0 ही लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई जरूर नहीं। a मेरे पास है 4 और t मेरे पास है 8, यानी 8 चौक 32, और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड 32 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एलपी में पूछा है सवाल। बोल रहा है कि यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। यानी त्वरण ए बराबर मेरे पास दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड बाद यानी टाइम मेरे पास दे दिया है कितना, 4, ठीक है। और विराम अवस्था से शुरू कर रहे हैं, यानी u बराबर कितना है, 0। निकालना क्या है, वेग यानी अंतिम वेग यानी v निकालना है। तो v इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, u प्लस ए टी। u अगर 0 है तो u को लिखना जरूरी नहीं है। a यानी 2, t यानी 4, तो 4 दूनी 8। वेग का ऐसा है मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। 2014 में आरआरबी जेई ने पूछा है, ठीक है। लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू होती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को शुरू क्या बोल रहा है, विश्राम अवस्था से शुरू कर रहा है, यानी u इक्वल टू 0। शुरू का जहाँ जिक्र है वहाँ u इक्वल टू 0 लिख देना है, ठीक है। 10 सेकंड यानी टाइम बराबर कितना है मेरे पास, 10 सेकंड। 200 मीटर यानी s बराबर मेरे पास कितना है, 200 मीटर। त्वरण निकालना है, यानी a बराबर निकालना है, वाट। ये चारों से रिलेटेड कौन सा एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला वही अभी जस्ट बताएं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हाफ ए टी का स्क्वायर। u अगर 0 है तो यहाँ 0 और t कुछ भी रखो तो 0 ही आएगा, उसको लिखना जरूरी नहीं। हाफ का हाफ लिखेंगे, a यानी नहीं पता, t यानी 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, इजिकल टू s यानी डिस्टेंस, दूरी कितना है 200, तो इधर लिखेंगे 200। ये 2 0 कटेगा, 2 को इससे गुना होगा यानी 2 दूनी 4। एक्सेलरेशन बराबर कितना निकलेगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। 15/10/2018 को सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो चैप्टर है वह ग्रेविटी, इससे संबंधित सवाल देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है, ठीक है। एक कार जो है वह बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ गिरती है। g बराबर 10, तो भूमि टकराने के बाद इसकी चाल जो है वह क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 सेकेंड सबसे पहले टाइम दे दिया है,
यानी 0.4 सेकेंड। भूमि पर आ, जी इक्वल टू मेरे पास दे दिया है 10, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भूमि टकराने के बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो भूमि से टकराने के बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी, यानी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वेग भी ही चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वह ग्रेविटी से संबंधित सवाल पूछ रहा है, तो a की जगह आप g लिखेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ लिखेंगे u, ठीक है, प्लस जी टी। है ना। अब यहाँ पर देखना है अब यहाँ पर देखना हम लोग को कि यहाँ पर u इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस g का मान 10 है और t का मान है 0.4। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, यानी ये 10 कटेगा, बचेगा सिर्फ 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 22/11/2018 को पूछा है थर्ड शिफ्ट में। सवाल बोल रहा है कि एक गेंद 2 मीटर पर सेकेंड की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के बाद विस्थापन की परिमाण क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड के बाद यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जा रहा है, यानी u बराबर शुरू में फेंक रहा है, यानी u बराबर कितना हो गया 20 मीटर ऊपर की ओर जब भी फेंकेगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमेशा माइनस होगी, याद रखना है। तो u इक्वल टू कितना है 20, उसके बाद ऊपर के 3 सेकेंड यानी टाइम बराबर कितना है दे दिया है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद परिमाण क्या हो जाएगा, g बराबर दे दिया है 10। तो ये जो गति के द्वितीय नियम है वह क्या होती है, वही होती है ऊंचाई यानी h या s। अब ये बोलेगा h कहाँ से है, s लिखिए वही डिस्टेंस तय करेगा, h लिखिए वही ऊंचाई ही तय करेगा। तो s बराबर क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू टी और हाफ प्लस लिखना है कि माइनस, क्योंकि माइनस लिखेंगे क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर, जो कि ग्रेविटी के विरुद्ध जा रही है ना, तो विरुद्ध जाएंगे हमेशा माइनस में। तो यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है। u मेरे पास दे दिया है 20 और t मेरे पास दे दिया है 3 माइनस हाफ, g मेरे पास दे दिया है कितना 10 और t मेरे पास दे दिया 3 उसका स्क्वायर यानी 9। तो ये हो गया 20 या 60 माइनस 2 इधर 5 बार में जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, इन 60 में 45 यानी 15। हम लोग निकाल रहे थे ऊंचाई यानी मीटर में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 22/9/2018 को सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है सवाल। चलिए ग्रेविटी का अगला सवाल पूछते हैं, देखते हैं। यदि एक गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद देखिए, अगर 40 मीटर प्रति सेकंड मेरे पास दे दिया है, वह मतलब शुरुआत में वाली है, 40 मीटर शुरुआतें कर रहा है वह, तो u बराबर मेरे पास कितना है 40, ठीक है। और 6 सेकंड यानी टाइम मेरे पास दे दिया 6 सेकंड, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब इसमें भी माइनस होगा तब, और g का मान भी दे लेना है 10। तो फिर वही लिखेंगे, वही विस्थापन, वही s, वही h, जो भी बोलना है वही बोल सकते हैं। यानी s बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर
प्लस लिखना नहीं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यानी माइनस हाफ GT का स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी से संबंधित है तो G लिखेंगे A की जगह। U मतलब 40 है मेरे पास, T मेरे पास 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस हाफ का हाफ लिखेंगे, G मेरे पास 10 दे दिया है, T का मतलब 6 यानी स्क्वायर 36। 6 चौक 24 यानी 240 इधर हो गया, माइनस 2 से इधर काटेंगे तो ये हो गया 18 और एगो 0 यानी 180, यानी 240 में 180 घटाएंगे तो 60। S क्या था? डिस्टेंस यानी दूरी हमेशा मीटर में होती है तो 60 मीटर, ऑप्शन नंबर C यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ALP टेक्नीशियन में 20/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाती है, किनारा जो है वह ज़मीन से कितना ऊंचा है? देखिए सबसे पहले टाइमिंग दे दिया है मेरे पास 0.8 सेकेंड, और जो फिसल कर जो है ना वह गिरा किनारा से ज़मीन की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग को ज़मीन की ऊंचाई यानी h निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यही है ना। अब u एक किनारे से फिसल कर 8.8 सेकेंड में ज़मीन से गिर जाती है, यानी u बराबर यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 यानी t का जगह मतलब लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हाफ का डायरेक्ट लिखेंगे हाफ, ठीक है। और a यानी यहाँ पर g है, तो g का मान कितना है? 10, तो 10 लिखेंगे। और t यानी 8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, यानी 0.8 गुना 0.8 यानी 8 गुना 8, तो यहाँ भी 0.8 यानी यहाँ भी 10 नीचे और यहाँ भी 10 नीचे, क्योंकि पॉइंट हटा दिया ना। तो ये 1 0 ये 1 0, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 8 चौक 32 और नीचे हो गया 10 अगर हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो गया? 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22/9/2018 को ग्रुप डी के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। संबंधित है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है, तो किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा? फिर बस वही सवाल पूछा है, ठीक है ना। बस आप ये सवाल एकदम आसानी से बना सकते हैं। टाइम मेरे पास दे दिया, u बराबर 0 हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे हाफ GT का स्क्वायर। g मेरे पास कितना है? 10, और t मेरे पास दे दिया है 1.6 यानी 16 गुना 16 पहले लिखेंगे, और पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 100, क्योंकि वहाँ भी पॉइंट था वहाँ भी पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 अक्षर तो 2 0, ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, 2 से इसको 8 बार में कटेगा, है ना। और 16 8 8 6 48 हो जाएगा, और 8 का 8 4 12 128, और नीचे एगो 10 एगो 0, यानी यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा तो 12.8 हो जाएगा। डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे या h निकाल रहे थे, h हमेशा मीटर में होती है, यानी 12.8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है, तो ज़मीन में टकराने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दे दिया है टाइम 1 सेकंड, है ना। निश्चित ऊंचाई से शुरू कर रहा है, निश्चित का नाम यानी u = 0। ज़मीन से टकरा रही है और वेग निकालना यानी v निकालना है। तो v, u और g और t यानी टाइम से कौन से संबंधित है? तो गति का पहला नियम v = u + gt, तो v = u + gt, यही फॉर्मूला अपनाना है। v तो हमको निकालना है, u = 0 हो गया तो u का मतलब ख़त्म, g का मान 10 है, t का मान यहाँ 1 है, ठीक है। अब यहाँ g का मान 10 नहीं दिया है और ऑप्शन है आपका 9.8 के आधार पर, तो हम लोग यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9.8।
इंटू 1, तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग अगला चैप्टर जो है वह हीट से संबंधित सवाल पूछते हैं। हीट से संबंधित कौन सा सवाल है, देखिए बोला एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या हो जाएगा। तो बस उसी का फॉर्मूला अपनाते हैं, C-0/100 बराबर K-273/100। ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े, यानी K बराबर -273, ये जीरो कटेगा ना, यहाँ जीरो तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। अब 78 डिग्री सेल्सियस का C की जगह कितना रखेंगे, 78 बराबर कितना है, K -273। केल्विन में निकालना है तो K इधर अकेले रहेगा, -273 इधर जुड़ जाएगा, तो 273 इधर जुड़ जाएगा 78 के साथ, यानी 8 3 11 7 7 14 15, इधर आपका 351 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। एक समान पठन दर्शाना, ये सवाल बहुत ज़्यादा पर पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना -40 डिग्री, इसी दोनों में है ना, यह कितना हो जाएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यार खाली रट लेना है, -40 डिग्री। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, तो वही फॉर्मूला फिर हम लोग अपनाएंगे, F-32/180 इजिकल टू C-0/100। ठीक है, अब F-32 को 32 लिखेंगे बटे 180 यानी 18 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो केल्विन है ना उसकी जगह 0 रखेंगे और नीचे भी यहाँ 10 लिख देंगे, क्योंकि ये 0 काट दिए थे। ठीक है, तो ये 0 तो कट ही जाएगा, इधर 18 से गुना होगा तो 0 ही होगा, और F बराबर क्या निकलेगा, सिर्फ -32 को उधर चल जाएगा तो 32, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि 0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है ना, तो वह डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। देखिए एनटीपीसी में ये सवाल पूछा है। बोल रहा है तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होती है। अभी जस्ट बताएं, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं वेग से संबंधित सवाल। ठीक है, वेग से संबंधित सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बहुत मस्त सवाल। चलिए खाली ध्यान से देखिएगा, क्या क्या मेरे पास दिया है। मेरे पास आवृत्ति दे दिया है, आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति को लिखते हैं n से, यानी n मेरे पास दे दिया है, कितना है 840। ठीक है, उसके बाद 380 मीटर पर सेकंड दिया है, 380 मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या है, वेग है, यानी v बराबर कितना लिखेंगे, 380 मीटर पर सेकंड, यानी 380। समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि तरंगदैर्घ्य कितनी है। तरंगदैर्घ्य को कैसे लिखते हैं, लैम्बडा ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला होती है गति इजिकल टू आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, बस ये फॉर्मूला रट लेना है। यानी गति जो वेलोसिटी वेग है उसका वेग बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यानी n गुना लैम्बडा। वेलोसिटी यानी गति मेरे पास दे दिया है 380 बराबर n मेरे पास दे दिया है 840, यानी ये जो तरंगदैर्घ्य है उसको हमको निकालना है। तो तरंगदैर्घ्य इधर ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 380 इधर है और 840 गुना में था, इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 1 0 कटेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ 38 छोटा हो गया,
छोटा भागा देंगे तो पहले 0 ही होगा। ऑप्शन में एकमात्र ए है जिसमें शुरुआत में 0 है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आप भाग देते रहिए, वही आ जाएगा 0.45 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 0.45 मीटर। उनका अगला सवाल बोल रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। आवर्तकाल पूछ रहा। ठीक है, देखिए तो आवृत्ति यानी n बराबर मेरे पास दे दिया है 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल यानी t बराबर निकालना है, तो t बराबर फॉर्मूला क्या होती है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होती है। बेशक बहुत शानदार सवाल बता रहे हैं। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, हमेशा याद रखना, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। यानी आवर्तकाल हमको निकालना है तो 1/आवृत्ति यानी 1/50। आवृत्ति का मान दिया है ना 1/50, तो 50 यहाँ अगर ऊपर में 2 जीरो रखेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, 50 दूनी यानी 0.2, तो 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बोला कंपन कर रही कोई वस्तु का समय अंतराल 0.40 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति याद करना है। तरंग की आवृत्ति फिर वही याद करना है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, यानी 1/आवर्तकाल का मान दे दिया है। ठीक है, कितना 0.04 आवृत्ति याद करना है, बस इसी को भाग देना। पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, 4 से इसको काटेंगे तो 25, और आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होती है, यानी 25 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर हो जाएगा। 11/10/2018 को पहला शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल बना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पीड और साउंड से संबंधित जो चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन। बोल रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। यदि ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आवृत्ति दे दिया है 4 किलोहर्ट्ज, लेकिन वह किलो हर्ट्ज दे दिया, किलो की जगह कितना लिखेंगे 1000, है ना। तो यहाँ पर आवृत्ति यानी n बराबर लिखेंगे, जो 4 किलो हर्ट्ज है ना, किलो को हटाएंगे तो 3 को जीरो बढ़ेगा ना, यानी सिर्फ हम लोग को हर्ट्ज लिखना है, तो 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। समझ रहे क्या बता रहे हम, n बराबर 4000 हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य यानी लेमड़ा या टी जो भी लिखना है, तो लेमड़ा बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमेशा मीटर में ये लिखा जाता है, तो मीटर में लिखने हैं तो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए नीचे 2 को जीरो, 1 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा, 0 हट जाएगा, यानी 0.4 जो मीटर है वह हो जाएगा आपका आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य बराबर, सॉरी आवर्तकाल का टी होती है, तरंग दैर्घ्य का लैम्बडा होती है, सॉरी है ना, बाय मिस्टेक बोल दिए होंगे। अगला यहाँ पर बोल रहा है कि ध्वनि तरंग जो है ना वह 3.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ध्वनि तरंग 3.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो बोल रहा है उसका समय क्या करना है। तो समय बराबर क्या होती है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। दूरी तो मैंने दे दिया है, चाल निकालना है ना, तो चाल यानी हमको निकालना है v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर होती है आवर्तकाल यानी लैम्बडा गुना आवृत्ति यानी n। आवर्तकाल यानी 0.4 यानी 4/10 लिख देते हैं डायरेक्ट पॉइंट हटा के, इंटू n यानी 4000, ये 1 0 4 4 1600 मीटर मेरा निकल गया क्या, वेग यानी चाल। ठीक है, अब समय हम लोग को निकालना है, समय निकालना, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी बराबर होती है कि दूरी बराबर होती है समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, किलोमीटर है, मतलब इसको 1000 से गुना करेंगे, यानी किलोमीटर को हम लोग 1000 से गुना करेंगे तो 32 और 2 को जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में
एगो बात पॉइंट है ना, तो एगो जीरो तो हटिए जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3200 बटे दूरी बटे चाल, चाल अभी निकाले कितना 1600। तो ये हो जाए आपका दो, निकाल क्या रहे थे हम लोग, तो दो समय यानी 2 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलपी में पूछा है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की जो तरंग भेजता है और यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है, तो तरंग की गति ज्ञात करना है ना। यानी 600 हर्ट्ज जो है ना वह तरंग भेजता है। तो हर्ट्ज यानी आवृत्ति है, क्योंकि आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज होती है, यानी n बराबर मेरे पास दे दिया है 600। 3 मीटर यानी जो मीटर तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा बराबर दे दिया 3 मीटर। तरंग की गति ज्ञात करना यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n गुना लैम्ब्डा। v यानी तरंग का वेग बराबर क्या होती है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति यानी 600, तरंग दैर्ध्य यानी 3 यानी 6 1800। ठीक है, और 1800 निकला। अब इसका गति यानी 1800 मीटर पर सेकंड। तो 1800 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10/10/2018 को सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये सवाल भी। चलिए इक्को से संबंधित सवाल पूछते हैं। ठीक है, जो सवाल गूंजता है ना उसी को इक्को कहा जाता है। सवाल यहाँ बोल रहा है पहला कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दिया, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात करना है। तो ध्वनि की जो चाल गति है वह दे दिया है 346 मीटर पर सेकंड, मतलब 346 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो चट्टान की दूरी। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल मेरे पास दे दिया है कितना 346 और समय दे दिया है 4 सेकंड में गूंजती है। अगर कहीं चट्टान है और हम यहाँ खड़ा है, हम आवाज़ कर रहे हैं, तो 4 सेकंड में गूंज कर आवाज़ किए तो 2 सेकंड में यहाँ पहुँचा, फिर 2 सेकंड में फिर रिटर्न होकर मेरे कान तक पहुँचा, मतलब टोटल 4 सेकंड में मेरे कान तक फिर रिटर्न हुआ। तो यहाँ तक एक टाइम कितना हुआ था, यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड ही लगा था ना। तो यहाँ 2 से ही गुना करना है, याद रखना है, क्योंकि डिस्टेंस इसका निकाल रहे हैं, एक साइड का, एक ही तरफ का। एक ही क्या डिस्टेंस तो वही होती है, दोनों तरफ का तो नहीं। एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ बोल रहा है कि 4 सेकंड में गूंजा था, गूंज सुनाई दिया, यानी वह रिटर्न हो के आया था। तो दोनों तरफ से हम लोग का टाइमिंग जुड़ गया था। तो दोनों का टाइमिंग तो जोड़ना नहीं है, एक टाइमिंग कितना था, दोनों तरफ से 4, तो एक टाइम का 2, तो बस दोनों का गुना कर देना। तो 346 गुना 2 यानी 692 मीटर, जो कि डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल भी पूछा है। इक्को से सवाल ये वाला पूछा आता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सब बहुत शानदार सवाल बता रहे हैं। ठीक है, 4 सेकंड हमेशा याद रखनी, ये सुनाई हमको दिया तो 4 सेकंड नहीं लिखना है, क्योंकि ऑप्शन भी मिल रहा था ना, गलती हो जाता, वो 2 सेकंड है ना। चलिए मिरर और लेंस से संबंधित हम लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है बहुत, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछता है। बोल रहा है एक जो अवतल दर्पण है सूर्य के सामने इस तरह रखा गया कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी की एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण की मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है वह कितनी दूरी पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिव्य दे दिया है कि मुख्य अक्ष पे 5 सेंटीमीटर की एक बिंदु पर रखा है, यानी वह फोकस दूरी है। जबकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। तो फोकस दूरी यानी f बराबर मेरे पास क्या निकला, -5। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है ना कि वह मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं कोई वस्तु को, यानी कोई वस्तु को अगर हम दूरी पर रखे हैं तो वह माइनस ही दूरी पर रखेंगे, यानी u बराबर कितना है, -10।
ठीक है, हम लोग को यहाँ कमी क्या खिल रही है, कमी खल रही है भी का, यानी दर्पण का सूत्र हम लोग को तब तो पता होना चाहिए क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम लोग को निकालना है भी, तो भी इधर रहेगा, u इधर आ जाएगा, यानी 1/f यानी -5, और u इधर आ जाएगा, मतलब माइनस इधर तो ऑलरेडी है, और ये जो है ना, ये माइनस ये प्लस u इधर आएगा तो माइनस u हो जाएगा ना, और उसके आगे ऑलरेडी जो है ना वह 10 है, तो मतलब प्लस 10 हो जाएगा। है ना। अब यहाँ देखना है, इसको एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 बार में जाएगा और 10 एक बार में जाएगा, माइनस है इसके आगे, मतलब एक होगा माइनस है, तो मतलब 2 और 10 से कम 10, यानी यहाँ 1/10 ही हो जाएगा, तो 10 राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनस यहाँ होगा, ये प्लस यहाँ होगा, ठीक है ना। ठीक है, 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24/10/2018 को पहला शिफ्ट में ये सवाल बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो आवर्धन कितना हो जाएगा। देखिए, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण में जो है ना, उत्तल दर्पण में जो है ना वक्रता त्रिज्या जो है ना वह कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। इधर रखते हैं ना वक्रता त्रिज्या, तो प्लस राइट साइड हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मेरे पास r दे दिया है 5, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या का जस्ट आधा, याद रखना है ना, त्रिज्या का जस्ट आधा, यानी r/2, तो कितना हो जाएगा, 2.5, 5/2 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा ना, फोकस बराबर, तो 2.5 निकल गया फोकस, f बराबर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तल दर्पण जो है ना 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखे हैं, तुम रखे हो या हम रखे, कोई अपना खुद ही रखा, मतलब वो u है, तो बिंब की दूरी जो है ना वह u है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी u बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। किसकी कमी खल रही, भी का, तो फिर वही भी लिखेंगे, मतलब 1/f बराबर, यानी 1/5, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, तो 2 को डायरेक्ट ऊपर में लिख देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/10, ये 2/5 इधर हो जाएगा और माइनस इधर 1/10 हो जाएगा, इजिकल टू 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 बार में 2 दूनी 4 और इधर 1, यानी 3/10, यानी 3/10 हो जाएगा आपका भी, तो भी इजकल टू क्या निकलेगा, 10/3, भी इजकल टू 10/3। अब यहाँ बोल रहा है आवर्धन कितना होगा, यानी आवर्धन बराबर क्या होती है, v/u, भी मेरे पास निकला 10/3, 3 को डायरेक्ट नीचे लिखते हैं, अरे u मेरे पास ऑलरेडी शुरू में था कितना, 10, तो 10 लिखेंगे, ये 10 कटेगा, ऊपर में 1, तो 1/3, यानी 0.33, मतलब 0.3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा। हम लोग आते हैं अगला सवाल, लेंस से संबंधित। एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी याद करना है, बस इजी सवाल। उसका जो पावर है वह 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी याद करना है। फोकस दूरी बराबर होती है 1/डायोप्टर, जितना भी सूत्र बता रहे हैं एकदम जहन में याद रखना, ठीक है। तो डायोप्टर का मान कितना है, 1/2, तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5, और मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना, तो 5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी।
अडेप्टर हमेशा सेंटीमीटर में होगा, याद रखना एक बात हमेशा, ठीक है। तो ये देखिए 16 नवंबर 2018 को तीसरी शिफ्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा है। बस ख़त्म होने वाला, ठीक है, और 2-3 चैप्टर होगा आई थिंक, बस ख़त्म होने वाला। बोल रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया था। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हो जाएगा। ज़बरदस्त सवाल पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई यानी f बराबर जो है ना वह कितना है 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया, ठीक है। उत्तल लेंस है तो 10 ही हो जाएगा क्योंकि राइट साइड होती है वो फोकस दूरी। और ये आगे बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु की दूरी है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी u बराबर दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो u कहाँ रखेंगे माइनस में, तो माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये रहा आपका उत्तल दर्पण, तो इधर रखेंगे आप कोई वस्तु तो ये माइनस हो जाएगा ना, और इधर फोकस दूरी बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा अगर ये बीच मानेंगे तो, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग को पता है, तो उतना हम लोग को टाइमिंग वेस्ट नहीं करना है, बस इतना हम लोग को समझ आना है। तो बोल रहा है प्रतिबिंब यानी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, भी, तो भी वही हम लोग को फिर निकालना है। तो फिर 1 मतलब 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f 1/f। और देखिए सबसे पहले ये ना एक लेंस है, लेंस में क्या फॉर्मूला होती है, लेंस का फॉर्मूला होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला होती है। अब v इधर है तो u इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा माइनस 1/u, यानी v का मान नहीं पता तो 1/v इक्वल टू 1/f का मान 10 है और u का मान माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 3 बार में जाएगा, 3 एक बार, 30 एक बार में जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 15। तो v बराबर कितना निकला 15, तो v बराबर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। है इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित सवाल, आई थिंक हम लोग लग रहा है ये आई थिंक लास्ट ये चैप्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.16 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितना सॉरी विद्युत आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखना है 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जा रही है, तो विद्युत आवेश का ज्ञात करना। विद्युत आवेश यानी Q बराबर होती है I गुना T, इट, Q बराबर इट, बस यही याद रखना, Q बराबर इट। Q यानी आवेश बराबर I मतलब धारा, धारा कितना दे दिया है 0.6 इंटू टाइम दे दिया है 10 मिनट, यानी मिनट है ना ये, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे यानी 600 सेकंड हो जाएगा। तो 6 छक 36 और 2 0, लेकिन यहाँ एक बात पॉइंट था तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हट जाएगा, मतलब 360। और आवेश कैसे है, मतलब कूलम होती है, तो 360 कूलम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2018 को पहला शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो इसको भी बनाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग को 5 एम्पियर दे दिया, ठीक है, यानी I बराबर दे दिया है 5, टाइम मेरे पास 10 मिनट, यानी वो भी 60 से गुना करें। विद्युत आवेश यानी Q बराबर I गुना T, I मेरे पास 5, T यानी 10, यानी कितना हो जाएगा 6, 10 मिनट यानी 600 सेकंड ना, सेकंड, तो 6 5 30 और 2 0 यानी 3000 आवेश कैसा है, मतलब कूलम, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 11
वोल्ट के विभवांतर वाले 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। यानी विभवांतर मेरे पास दे दिया है 11 वोल्ट, ठीक है। आवेश Q बराबर दे दिया है 4 कूलम। तो विभवांतर, एक फॉर्मूला क्या होती है, विभवांतर भी बराबर होती है कार्य बटे आवेश, या कार्य यानी कार्य बराबर होती है VQ। ये फॉर्मूला हमेशा ही सब रखना है, जहन में खाली याद रखना है, ठीक है। तो वोल्ट मेरे पास दे दिया है 11 बराबर, कूलम मेरे पास दे दिया है 4, निकालना क्या है काम यानी W। तो W बराबर 11 चौक 44 हो जाएगा। और कार्य कैसा मतलब जूल यानी कि 44 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22/10/2018 को पहला शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और भी सवाल है आई थिंक, हमको लग रहा था लास्ट है। चलिए देखते हैं। विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश की प्रेषित में किया गया कार्य, बस वही सवाल पूछा है ना। तो फिर वही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, वोल्ट मेरे पास दे दिया है 40, है ना, विभवांतर 40 वोल्ट दे दिया है। उसके बाद Q यानी आवेश जो है ना वह 0.5 कूलम दे दिया। कार्य निकालना है, कार्य बराबर क्या होते हैं VQ। अभी जस्ट बोले VQ, V मेरे पास 40, Q मेरे पास 0.5। 0.5 को किसी भी गुना करेंगे तो वो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, यानी 40 का आधा 20। कार्य का ऐसा मतलब जूल यानी 20 जूल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट। इलेक्ट्रिक करंट 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 110 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। देखिए ये भी सवाल मस्त है। यहाँ पर पावर मेरे पास दे दिया है कितना, 1100 वाट। पहले ध्यान से देखिएगा, सवाल ज़बरदस्त। वोल्ट मेरे पास दे दिया है 220, मतलब वोल्टेज मेरे पास कितना है 220 वोल्टेज। अब हमको निकालना है धारा यानी विद्युत धारा I निकालना है। तो फॉर्मूला होती है पावर बराबर क्या होती है VI, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटे V, ये भी इधर आ जाएगा ना, तो P बटे V। P मेरे पास कितना है 1100 बटे I निकाल रहे हैं ना, I बराबर P बटे V यानी 220। ये 0 11 दूनी 22 और 2 इधर 10 बार में यानी 5, तो 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में ये भी सवाल चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोला किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल में 1 लाख प्रतिरोध उत्पन्न छूती है, मतलब उत्पन्न कर रही है, तो उसका धारा क्या हो जाएगा। ये भी सवाल ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। वोल्टेज दे दिया मेरे पास कितना है 12 विभवांतर। धारा हमको निकालना है यानी I बराबर नहीं पता x या कुछ भी वाट। ओम दे दिया है यानी R मेरे पास दे दिया है। रेसिस्टेंस कितना है 1 लाख ओम दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है धारा। तो एक फॉर्मूला होते है V=IR। I निकालना है तो I=V बटे R। V मेरे पास कितना है 12, R मेरे पास कितना है तो 10 और इधर कितना है 5 को 0 यानी 10 पर पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ऑप्शन में 4 पावर में 4 है, तो क्यों ना यहाँ पर पॉइंट बिठा देते हैं और एगो 0 हटा देते हैं, तो 1.2 हो जाएगा और नीचे को 0 यानी 4। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे 10 पर पावर 4 को, तो ये 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो 1.2 × 10⁻⁻⁴ राइट आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी में देखिए मैच कर रहा है। ग्रुप डी के एग्जाम 12 दिसंबर 2018 को पहला शिफ्ट के एग्जाम में पूछा है, यही सवाल बताते हैं। बोल रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। जबरदस्त सवाल। ठीक है, कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं V = IR, ओम का नियम यही तो कहता है। तो यहां पर देखा जाए तो हमको निकालना है धारा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V मेरे पास कितना है, 220 वोल्ट दे दिया। R यानी ओम वही दे दिया, कितना 750, तो लिखेंगे 750। ये 1 0 कटेगा। ठीक है, तो 22/75 हो जाएगा ना। तो अगर एक 0 बैठाएंगे तो पॉइंट पहले होगा, उसके बाद कुछ नंबर रहेगा। तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर रहेगा, क्योंकि 72 को 2 से गुना करेंगे, 75 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 लगभग, और यहाँ 220 हो जाएगा, तो लगभग उसी के आसपास जाएगा। मतलब ये तो कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी डी भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 बैठा दिया, जबकि पॉइंट के बाद यहाँ अक्षर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो। या तो आप भाग दीजिए या ऑप्शन के आधार पे ऐसे ही ट्रिपलेट करके आसानी से निकल जाइए। तो 10/10/2018 को शिफ्ट 1 में ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा है। चलिए ओम्स लॉ से संबंधित सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही विभवांतर V = IR होती है ना, ओम का नियम। तो I मेरे पास धारा कितना दे दिया, 10। R मेरे पास रेसिस्टेंस कितना है, 50। दोनों को गुना करेंगे तो 500। B यानी वोल्ट, 500 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 23/10/2018 पहला शिफ्ट में। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये भी सवाल जबरदस्त। ठीक है, तो W = क्या पढ़े थे अभी जस्ट हम लोग, VQ कार्य दे दिया ना, या जूल कार्य, यानी 72 जो कि एक कार्य है, इजिकल टू भी हम लोग को निकालना है, भी लिखेंगे। Q यानी आवेश कितना है, 3 कूलम, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो भी इधर काटेंगे 3 से, तो 24 या 72 होती है। तो V = क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 22/10/2018 को तीसरा शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम। रेसिस्टेंस बोल रहा, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध है। अच्छा, अगर प्रत्येक सर्किट में 25 ओम अगर दिया गया है तो सबसे पहले उसका प्रतिरोध अगर हम लोग निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। मतलब 25 पहला भी है, दूसरा भी 25 और तीसरा भी 25, तीनों को जोड़ देंगे तो 75 ओम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है। तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। ये भी सवाल जबरदस्त। तो एम्पियर दे दिया, I दे दिया है, R दे दिया रेसिस्टेंट, V दे दिया, V = IR, इसी से संबंधित है ना। यानी रेसिस्टेंस हमको निकालना है, प्रतिरोध यहाँ बोल रहा है, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। V मेरे पास दे दिया है 2, I मेरे पास दे दिया 1, काटेंगे तो 2 ही आएगा ना। और पूछ रहा था रेसिस्टेंस यानी ओम, तो 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूरा 3 समान प्रतिरोध है। ठीक है, और ये जो है ना वह जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है।
समांतर क्रम जब भी रहेगा उसका मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस, ठीक है 3 को है तो 3 को लिखेंगे 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R1, यानी पहला सबका मान 6 ही है तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6, ऊपर में 1 1 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी R बराबर 2। कितना निकला 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19/9/2018 के सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। बोल रहा है कि 100 वाट की एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जो है ना वह उपयोग किया जाता है। बल्ब में एक सप्ताह में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी? जबरदस्त सवाल ये किया गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अब यूनिट निकालना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले यूनिट अगर हम लोग को निकालना है तो यूनिट बराबर क्या होती है? वाट, खाली ध्यान से देख लीजिए, वाट इंटू घंटा इंटू डे यानी दिन बटे 1000। वाट मेरे पास कितना है? 1000, सॉरी 100 इंटू कितना घंटा चल रहा है? 8 घंटा। कितना दिन चला? 1 सप्ताह यानी 7 दिन। उसको 1000 से भाग देते हैं। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 8 7 56 और 1 जीरो यानी 5.6। ये क्या निकला? उसका यूनिट यानी ऊर्जा निकला 5.6। तो 5.6 यूनिट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24/10/2018 के सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा है सवाल। आसान है ना? वाट घंटा डे बाई 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। बोल रहा है 220 वॉट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा का एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात करनी है। समझ रहे? तो यहां पर हम लोग को क्या बोल रहा है? सबसे पहले पावर यानी P चाहिए, वोल्टेज यानी V दे दिया है 220, ठीक है। धारा यानी एम्पियर A दे दिया है मेरे पास, सॉरी I दे दिया है मेरे पास कितना? 0.6 एम्पियर। तो पावर बराबर क्या होती है? पावर को गुना कर देते हैं VI, यानी P = VI गुना कर देते हैं, वोल्ट गुना धारा, तो V गुना I। V मेरे पास कितना है? 220। I मेरे पास कितना है? 0.6, यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132। अच्छा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 220 नहीं 240 है। तभी मैच नहीं किया यहाँ पर। 240 है तो यहाँ 240 मतलब 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 13 14, 144। और हम लोग क्या निकाले थे? पावर यानी वाट। 144 वाट ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 18/9/2018 को ये सवाल सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा है। हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है यहाँ पर कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, ठीक है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब जो है प्रत्येक दिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। 5 दिन में किया गया ऊर्जा इसका कितनी इकाई हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को फिर वही बनाना है। 100 वाट यानी वाट यूनिट निकाला ना, वाट इंटू घंटा गुना डे बाई 1000। वाट मेरे पास कितना है? 100। घंटा मेरे पास कितना है? 8। डे मेरे पास कितना है? 5 दिन बटे 1000। ये 2 जीरो, ये 2 5 इधर 2 बार में, 2 इधर 4 8 4 से 8 बार में, यानी 4 इकाई यानी 4 यूनिट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24/10/2018। ठीक है, तो ये रहा मेरा अंतिम सवाल था।
थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। हमको लग रहा है जितने भी सवाल बताए हैं वो जितने भी सवाल थे वो प्रीवियस ईयर सवाल था और हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिला होगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये सारे जितने भी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल सवाल था वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हर रिलेटेड संबंधित सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ, इसी से रिलेटेड सवाल बनेंगे, या तो यही सवाल बनेगा या तो इसी से रिलेटेड ही बनेगा, क्योंकि सवाल इसी से बनता है। इतने फार्मूला एक ही को रहता है या दो को रहता है, तो वो एक दो फार्मूला जितना भी था हम बता दिए। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।